शैलेश जी, अब मैं आपकी माँ के साथ नहीं रह सकती। हर बात पे रोक टोक करती है और आज से घर का खर्च मैं चलाऊंगी। स्नेहा, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो ना, फिर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और घर के खर्च की तुम चिंता मत करो, वो मैं तुम्हें ही दूंगा, माँ को नहीं। बस ये है स्नेहा और शैलेश। दोनों की शादी को कुछ ही समय हुआ है। शैलेश के साथ उसकी माँ जया भी रहती हैं। स्नेहा अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए जब से उसकी शादी हुई है वो अपनी सास से उखड़ी उखड़ी रहती है और हर समय अपनी सास की शिकायत पति से करती रहती है। सुनो ना, आप घर के लिए कोई नौकरानी रख लो ना। क्यों आज अचानक नौकरानी के बारे में कैसे बोल रही हो? हर घर में हम 3 लोग ही तो हैं, तुमसे घर का काम भी नहीं होता क्या? 3 लोग? आपकी माँ 30 लोगों के बराबर है। दिन भर बोलती रहती है पकड़ 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 पकड़। उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता और ना खुद बनाती है। आप ही बताओ क्या करूं मैं? तुम चिंता ना करो, मैं माँ से बात करता हूँ। अरे क्या होगा बात करके? कुछ नहीं होगा। आपकी माँ की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। इस तरह स्नेहा अपनी सास के खिलाफ अपने पति को भड़काती रहती है। एक दिन स्नेहा बाजार जा रही थी, तभी उसकी सास उसे टोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो बहू? बाजार जा रही हूँ। क्यों बहू, बाजार क्यों जा रही हो? क्यों माँ, क्या मैं अपनी मर्जी से बाजार भी नहीं जा सकती? हर बात में रोक टोक। चाहती क्या हो आप? क्या हुआ बहू, मैंने तो बस इतना पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तुम्हें बाहर जाने से मना तो नहीं किया ना? मना नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मना करोगी नहीं। आज पूछ रही हो, कल मना भी कर दोगी। पता नहीं कब आपसे छुटकारा मिलेगा। जब से शादी हुई है तब से झेल रही हूँ आपको। स्नेहा बड़बड़ाती हुई घर से निकल जाती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो उससे कहती है, देखिए जी, मैं ना अब आपकी माँ के साथ और नहीं रह सकती। आज क्या हुआ? मेरी इस घर में शादी हुई है या मैं यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ? आपकी माँ हर समय रोकती टोकती रहती है। अब क्या कर दिया मेरी माँ ने? मैं कुछ सामान लेने बाजार जा रही थी, लेकिन आपकी माँ ने तो ऐसा ड्रामा किया, बस पूछो मत। देखो, या तो अपनी माँ को चुन लो या फिर मुझे। रुको, मैं अभी बात करता हूँ माँ से। शैलेश अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, अब क्यों चैन से नहीं रहती और ना ही किसी को रहने देती? अरे क्या हुआ बेटा, मैंने क्या किया? माँ, आप हर चीज में क्यों टोकती हो स्नेहा को? कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, इससे आपको क्या मतलब? आपको खाना टाइम से मिल जाता है तो बस वही खाया करो ना, किसी से कुछ मत कहो ना। शैलेश ने अपनी माँ को खूब सुनाया और वहां से चला गया। अगले दिन शैलेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। जया अपनी बहू से कहती है, स्नेहा, तुमने खाना बनाया है या नहीं? हाँ बनाया है। आप बोलिए, क्या काम है आपको? अरे काम तो कुछ नहीं, बस मुझे खाना दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। माँ जी, आपको तो कुछ काम है नहीं, सुबह से खाली पड़ी रहती हो। जाकर खुद ही ले लो खाना, और हाँ, खाना खाने के बाद बर्तन भी धो देना। बहू की बात सुनकर जया किचन में जाती है तो वहाँ रात का बचा हुआ खाना ही होता है। बेचारी जया वही खाना खाकर संतुष्ट हो जाती है। स्नेहा सोचती है, इस बुढ़िया ने तो दिमाग खराब कर दिया है, इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। शाम को जब शैलेश आया तो स्नेहा का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आपको क्या मतलब, मुझसे या मेरे चेहरे से? अरे अब क्या हुआ, बताओगी भी या ताने देती रहोगी? तुम्हारी माँ सारा दिन मुझे घर के काम में लगाए रहती है और पेट भरकर खाना भी नहीं देती। पता है, सुबह मैंने रात का बचा हुआ खाना खाया है। अरे तो तुम खुद बना लेती, माँ से मांगने की क्या जरूरत है? हाँ, जैसे बिना मांगे तुम्हारी माँ दे देगी। देखो, तुम ना अपनी माँ का कुछ करो, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। शैलेश ने अपनी माँ को बुलाया और कहने लगा, माँ, आज आप ही बता दो कि आप चाहती क्या हो। मैं स्नेहा को उसके मायके भेज दूं तब खुश हो जाएंगी आप? अरे बेटा, क्या किया मैंने? अब क्या चुगली की है तेरी बीवी ने? देख लो आप ही, आपके सामने ऐसी बात करी तो पीछे कैसे बोलती होंगी मुझसे। अरे बहू, क्यों झूठ बोल रही है? और तू है ऐसी जो मेरी बात सुन लेगी हैं? माँ, अब मेरे सामने ही मेरी बीवी को चुगलखोर और झूठी बोल रही हो।
देखिए माँ, रोज रोज की लड़ाई और झिकझिक से तंग आ गया हूं मैं, इसलिए आप अपना काम और अपनी रसोई अलग कर लो। दोनों अलग अलग खाना बनाओगी, यही सही रहेगा। तुझे शर्म नहीं आ रही बेटा, बुढ़ापे में अपनी माँ को अलग करते हुए? माँ, मुझे तो शर्म आती है, लेकिन क्या आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू से दिन रात लड़ते हुए? शैलेश ने अपनी माँ की रसोई अलग कर दी। इस उम्र में उसे काम करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन बेटी का शाही फरमान तो उसे मानना ही पड़ा। बेचारे के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जया अपनी रसोई में चाय बनाने गई। ना तो किचन में कोई बर्तन है, ना ही कोई खाने का सामान। क्या बनाऊं मैं? जया ने स्टोर रूम से कुछ टूटे फूटे बर्तन निकाले और अपने लिए चाय बनाना शुरू किया। चाय बनाने के लिए चीनी और चाय पत्ती तो है, लेकिन दूध नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज मैं बिना दूध की ही चाय पी लेती हूँ। जया बिना दूध की चाय बना लेती है और वही पी लेती है। शाम को खाना बनाते समय घर में ना कोई सब्जी होती है और ना ही रोटी बनाने के लिए आटा। जया एक एक करके सारे डिब्बे खोल कर देखती है। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। ये देखती हूँ इसमें क्या है। इसमें तो दाल चावल है। चलो खिचड़ी ही बना लेती हूँ। जया खिचड़ी बना लेती है। उधर स्नेहा अपने पति को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। शैलेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ किस हालत में रह रही है। एक दिन जया अपनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी सिलेंडर खत्म हो गया। इसे कहते हैं महंगाई में आटा गिला होना। लगता है आज मुझे भूखे पेट ही सोना होगा। सिलेंडर तो 1000 रुपये से ऊपर है। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अभी तो सो जाती हूँ, सुबह कुछ सोचती हूँ क्या करना है। जया बिना कुछ खाए पिए सो जाती है और सुबह मिट्टी का चूल्हा बनाती है, जिसे वो लकड़ियों और कागज़ की मदद से जलाती है और खाना बनाती है। चूल्हे की तो परेशानी खत्म हो गई, लेकिन मुझे रसोई की ज़रूरतों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन से जया छोटे मोटे काम करने लगी, जिससे उसे अपनी रसोई को चलाने में मदद मिल जाती। एक दिन जया से मिलने उसकी बचपन की सहेली सुधा आई। कैसी हो सुधा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? बहुत कमज़ोर और परेशान लग रही है। बुढ़ापे में तो ऐसा ही होता है ना। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अरे तू क्यों किचन में जा रही है? तेरी बहू कहाँ है? अरे सुधा, क्या बहू क्या बेटा, मुसीबत में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। बहू दिन रात मुझसे झगड़ती रहती थी और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी, तो बेटे ने रसोई अलग कर दी। तेरे बेटे को शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? वो तो कहता है कि मुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे याद है सुधा, मैंने इसके पिता के मरने के बाद कितनी मेहनत से इसे पाला है। दिन रात मेहनत की है, और अब जब इसकी बीवी आ गई तो ये मुझे भूल गया। तो तेरा बेटा तुझे खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं देता? वो तो मुझे तब से ही पैसे नहीं देता जब से इसकी बीवी इस घर में आई है। घर का खर्चा उसके ही हाथ में रहता है। अब मेरा बेटा नहीं रहा, वो सिर्फ मेरी बहू का पति बन गया है। ये कहते हुए जया की आंख से आंसू छलक गए। सुधा ने उसे समझाया और वहां से चली गई, और एक गरीब सास अपनी रसोई बहुत मेहनत करके संभालने लगी। अरे बड़ी बहू, जरा यहाँ तो आना। बड़ी बहू वही जो चुरा कर पैसे रखती थी। जी माँ जी, क्या हुआ, आपने बुलाया? हाँ बहू, वो घर के पीछे का हिस्सा है ना, उसको कच्चे से पक्का बनवाना है। अब तेरा पति तो बड़ा है, तो उसे बोल देना कि माँ ने पैसे मांगे हैं, कल दे देगा। अरे माँ जी, पैसे कहाँ हैं हम लोगों के पास? जो हाल है इनकी नौकरी का वो तो आपके सामने ही है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राधा लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है कि तभी दूसरी बहू, अरे माँ जी क्या हुआ, अब लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रही है? अरे बहू, डॉक्टर को दिखाया था, कह रहा था खूब काजू बादाम खाओ। अब जरा तेरे पास हो तो दे जाना ना बेटा। अरे कहाँ माँ जी, काजू बादाम क्या, मेरे पास तो मूंगफली भी नहीं है, वरना मैं क्यों ना देती आपको। अगले दिन राधा बरामदे में बैठी होती है कि तभी वहाँ तीसरी बहू आ जाती है। वो उससे कहती है, अरे माँ, ये क्या हाल बना रखा है, ना ही कानों में बाली, ना ही गले पर चेन, कहाँ गए आपके गहने?
कहीं आपने दोनों दीदी को तो नहीं दे दिए? अरे नहीं बहू, आज मैं जब सुबह मंदिर जा रही थी ना, तो रास्ते में कुछ लड़कों ने चाकू दिखाकर मेरे गहने लूट लिए। अब अगर तेरे पास कुछ रखे हो तो मेरे शरीर पर डाल दे, जब मैं मर जाऊंगी तब सब ले लेना। मैंने कहा ऊपर लेकर जाना है। तीसरी बहू, जिसकी अलमारी गहनों से भरी होती है, वो सास से कहती है, अरे कहाँ सासू माँ, यहाँ तो नाक की एक लौंग टूट गई है, उसी को खरीदने के पैसे नहीं है। वहाँ पुरानी कील को पहनकर दिन काट रही हूँ। अब क्या था, अब तो राधा समझ जाती है कि जिन बहुओं को वो अब तक आज्ञाकारी और संस्कारी मान रही थी, वो सच में कितनी लालची और झूठी है। अगले दिन फिर वो साधु राधा के दरवाजे पर आता है। अरे साधु महात्मा प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ राधा, आज खाना खाने को नहीं बोलोगी? महाराज, आज मुझे आपसे वो छड़ी एक दिन के लिए फिर से चाहिए, जिससे मैं गायब हो सकती हूँ। ठीक है राधा, ये लो, लेकिन ध्यान रहे 3 दिन बाद मैं ये तुमसे वापस ले जाऊंगा। राधा को छड़ी देकर साधु वहाँ से चला जाता है। राधा भी सोच लेती है कि वो अब अपनी तीनों बहुओं को सबक सिखाकर ही रहेगी। अब क्या था, गायब होकर राधा सबसे पहले बड़ी बहू के पास जाती है और उसके कमरे में जाकर दीवार पर जहाँ भगवान की फोटो है उसके पास खड़ी हो जाती है और फिर, अरे मीरा, तुमने आज क्या किया? बहू आसपास देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। देवी माँ की फोटो देखकर बहू को लगता है कि आवाज़ वहीं से आ रही है। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। जिस माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसकी कमाई में सिर्फ तुम्हारा हक कैसे हो सकता है? कल ही अपनी सास को जाकर पैसे दे देना, वरना नहीं नहीं देवी माँ, वरना की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई। राधा इसी तरह दूसरी और तीसरी बहू के कमरे में भी गायब होकर जाती है और सबक सिखाती है। अगले दिन राधा अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी तीनों बहुएं एक साथ उसके कमरे में आती है। पहली बहू पैसों की गड्डी देकर राधा को कहती है, माँ जी, आपको पैसों की ज़रूरत थी ना, ये लीजिए। और हाँ माँ जी, आपको पैसे मांगने की ज़रूरत क्या है, आखिर बेटा आपका है, हक तो पहला आपका ही है। दूसरी बहू कहती है, माँ जी, ये मैंने सारे मेवे के डिब्बे ना आपके कमरे में रख दिए हैं, और हाँ माँ जी, ख़त्म होने से पहले ही मैं इन्हें फिर से भर भी दूंगी। हाँ। तीसरी बहू कहती है, माँ जी, ये लीजिए हार, बूंदे और कंगन। माँ जी, डिज़ाइन पसंद ना हो तो बता दीजिए, मैं दूसरे और भी दिखा दूंगी। ओहो, मुझे इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, ना तो मुझे इनका शौक़ है और ना ही ज़रूरत। मैंने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन अब तुम लोग ले ही आई हो तो रख कर चली जाओ। तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद राधा कहती है, इसे कहते हैं घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। सरला हमेशा अपनी बहू रिया की तुलना दूसरों से करके उसे ताने मारती रहती थी। पता है रिया, मालती है ना, उसकी बहू घूमने गई थी, वहां से उसके लिए बनारसी साड़ी लाई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। अच्छी तो मालती की किस्मत है जो उसे इतनी अच्छी बहू मिली। वो तो है मम्मी जी, मालती आंटी भी तो अपनी बहू का बेटी की तरह ख्याल रखती है ना। अब ज्यादा जुबान मत लड़ा, चुपचाप खाना बना। अगले दिन रिया के भैया भाभी उसे मिलने आते हैं। कैसे है भैया? भाभी, कितने दिन हो गए आपसे मिले। अभी पिछले साल ही तो मायके गई थी। आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। शाम को रिया के भैया भाभी चले जाते हैं। ये क्या बहू, तेरे मायके वाले खाली हाथ आए और बिना कुछ दिए ही लौट गए। अरे मम्मी जी, वो तो भाई यहाँ किसी काम से आए हुए थे, तो थोड़ी देर के लिए मिलने आ गए। जो भी हो, मालती के बहू के घर वाले चाहे 5 मिनट ही क्यों ना आए, मालती को सोने की अंगूठी पहनाए बिना नहीं लौटते। मालती आंटी भी तो अपनी बहू को हर बार मायके भेजते समय सबके लिए
तोहफे भिजवाती है ना। तू तो चुप ही रह, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। कुछ दिन बाद। मम्मी जी, मैं मायके जा रही हूँ, 1 महीने बाद आऊंगी। 1 महीना? हाय, 1 महीना क्या करेगी वहां? वो मालती आंटी बता रही थी उनकी बहू हर बार 2-2 महीने के लिए मायके जाती है। हैं? ये क्या हो गया भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। रिया 1 महीने के बाद लौटती है तो देखती है मालती सरला के पास आई हुई है। हाय, ये मेरे साथ क्या हो गया? धीरज रखो बहन, धीरज रखो। ये आजकल के लड़के बहू होते ही ऐसे हैं। क्या हुआ मालती आंटी? कुछ नहीं, तू अपने कमरे में जा। नहीं बेटा, बैठ मेरे पास, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ आंटी? मेरी उस कल मुँहे बहू ने मेरे बेटे को जाने क्या पट्टी पढ़ाई। बेटा बहू दोनों घर छोड़कर अलग रहने चले गए। पर भैया भाभी तो बहुत अच्छे थे, फिर अचानक से क्या हुआ? अरे पूछ मत, कहते हैं शहर में रहेंगे तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। बात तो उनकी भी सही है आंटी, आप भी वहां हो आया करिएगा। हाँ, अब ऐसे ही दिल को तसल्ली करवानी पड़ेगी। अगले दिन। मुबारक हो माँ, तुम दादी बनने वाली हो। सच? बिल्कुल सच मम्मी जी। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अपने मायके में बता दे, बच्चे के जन्म पर मैं सोने के कंगन लूंगी। है मम्मी जी। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुषमा की बहू के मायके से उसके लिए सोने का हार आया था। सुषमा आंटी वही है ना मम्मी, जो एक ही घर में अपनी बहू से अलग रहती है? अब वो तो अब अकेली बहू छोटे बच्चे के साथ घर का सारा काम कैसे संभालती, इसलिए वो अलग हो गए। हाँ, बेचारी सुषमा आंटी। अगले दिन। मम्मी, हम लोगों ने फैसला किया है कि अब हम अलग रहेंगे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ मम्मी जी, जब बच्चा हो जाएगा तो मैं सारा काम अकेले कैसे संभालूंगी। और फिर बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए भी यही अच्छा रहेगा कि हम बड़े शहर में रहे। अरे तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए ना? मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? मैंने अपने घर कहलवा दिया है मम्मी जी, बच्चा होते ही आपके कंगन आ जाएंगे। आप कंगन पहनिएगा मम्मी जी। ये सब कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ। पर मम्मी, आप जिनकी तारीफ करती रहती है, हम उन्हीं लोगों से सीख कर ऐसा कर रहे हैं। अब मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। हम कहीं नहीं जा रहे मम्मी जी, बस आपको ये एहसास करवाना चाहते थे कि पैसा और तोहफे ही सब कुछ नहीं होते। सच कहा मेरे बच्चों, सबसे बड़ा तोहफा तो यही है कि तुम लोग मेरे साथ रहो, मेरा ख्याल रखो। शिक्षा, प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ा तोहफा है। मिश्रा परिवार कानपुर के किशनगंज में रहता था। घर में कुल 4 लोग रहते थे, जिसमें रेवती यानी घर की नई बहू, उसके पति और सास ससुर रहते थे। घर में काफी सारा पैसा था, लेकिन फिर भी मिश्रा परिवार कंजूसी में कोई कमी नहीं करता था। और सबसे ज्यादा कंजूस थी रेवती की सास। किसी तूफान से कम नहीं थी वो, एकदम मीठी छुरी की तरह बातें करती थी। अपने बेटे की शादी से पहले तो घर में काम वाली लगा के रखी थी, ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। लेकिन बहू के आते ही उसने काम वाली को उसके घर का रास्ता दिखा दिया। सासू माँ,
मैंने घर का झाड़ू पोछा कर दिया है, इसके अलावा और क्या काम बचा है? अरे ये कैसे झाड़ू लगाया बहू? अरे वो देखो कोने में कितना कचरा बाकी है। ध्यान लगाकर काम किया करो भाई। वो तो मैं तुम्हें ज्यादा काम नहीं बताती हूँ, वरना मैं तो पूरे जीवन ये सारे काम ही करती आ रही हूँ। मेरी सास तो इतना काम करवाती थी कि क्या बताऊं। लेकिन जो भी हो, आखिर में सब यही कहते थे, वाह पुष्पा वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। जी सासू माँ, मैं ना आप जैसा बनने की पूरी कोशिश करूँगी। और शाबाश बहू शाबाश, जल्दी से जा ये काम पूरा कर ले और फिर ना मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आ। रेवती काम खत्म करके चाय बनाती है और अपनी सास को देती है। अरे बहू, ये कैसी चाय बना दी तूने? मायके में ऐसी चाय पीते थे क्या तुम लोग? पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। अरे जब मैं चाय बनाती थी तो लोग 3-3 कप पी जाते थे और कहते थे कि वाह पुष्पा वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। चल जाओ, अब जाकर दूसरा काम करो। अरे क्यों परेशान करती हो बेचारी को? और ये किस चाय की बात कर रही थी जो 3-3 कप लोग पी जाते थे? भाई मैंने तो कभी नहीं पी। अजय आप ना चुप रहिए। आपकी माँ ने और आपने तो मेरी कभी कदर ही नहीं की। अरे इतनी सेवा की मैंने उनकी, आपको तो पता ही है। और आप मुझे मत सिखाइए कि बहू से कैसे बात करनी है। हाँ अरे सेवा, वो भी तुमने, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? या कहो तो डॉक्टर साहब को बुला लेता हूँ। अरे आपसे तो बात करना ही बेकार है। पुष्पा इसी तरह अपनी बहू से घर के सारे काम करवाती थी और सब में कुछ न कुछ गलतियां निकालती थी और आखिर में अपनी खुद की ही तारीफ करने में लग जाती। एक दिन उसने बहू को अपने कमरे में बुलाया। अरे रेवती, जरा मेरे पैर तो दबा दे, बहुत दुख रहे हैं आज। पूरी जिंदगी काम कर करके थक चुकी हूँ, अब तो भगवान ही मेरा भला करेंगे। हाँ सासू माँ, मैं अच्छे से पैर दबा देती हूँ आपके, आप चिंता मत कीजिए। अरे ये कम वक्त कौवा क्यों सुबह से काऊ काऊ कर रहा है? लगता है मेरी कुंडली में कोई प्रवेश करने वाला है। और तू ये कैसे पैर दबा रही है बहू? जरा जोर तो लगा। खाना नहीं खाया क्या आज? अरे मैं जब मेरी सास के पांव दबाती थी तो वो तो खुश हो जाती थी और मुझसे कहती थी, अरे वाह पुष्पा वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। रेवती पैर दबाती रहती है। तभी नीचे किसी मेहमान की आवाज़ सुनाई पड़ती है और सारे लोग नीचे चले जाते हैं। मेहमान और कोई नहीं बल्कि पुष्पा की सास होती है, यानी कि रेवती की दादी सास। अरे कहाँ मर गए घर के सब लोग? इतने दूर से आई हूँ, जल्दी नीचे तो आओ सब। अरे माँ, तुम आने वाली थी, बताया ही नहीं, किसी का फोन भी नहीं आया। अरे मैं अब 4 धाम की यात्रा पे निकलने वाली हूँ, तो 3 दिन बाद मैं ट्रेन यहीं कानपुर स्टेशन से ही पकड़ने वाली हूँ। सोचा कि यहीं आ जाओ। वैसे भी मैं गुड्डू की शादी में नहीं आ पाई थी और मुझे मेरी छोटी बहू से भी तो मिलना था। कहाँ है मेरी छोटी बहू? नमस्ते दादी जी, प्रणाम। अरे पुष्पा, देखो माँ आ गई है। अच्छा हुआ जो आपने बता दिया, वरना मुझे तो दिखती ही नहीं। अब क्या आरती उतारूं क्या मैंने की? क्या हुआ पुष्पा, तुम खुश नहीं लग रही? छोटी बहू, ये मेरा सामान अंदर रख देना और रात को मेरे कमरे में आना। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे बहू, अब मुंह क्या देख रही हो? जाओ ना, जाके चाय नाश्ते की तैयारी करो ना। छोटी बहू के हाथ की चाय पीकर दादी सास उसकी तारीफ करने लगती है और जवाब में छोटी बहू कहती है, अरे नहीं नहीं दादी जी, ये कहाँ अच्छी बनी है। अच्छी चाय तो सासू माँ बनाती है। अच्छी चाय? वो भी ये पुष्पा? तभी एकदम से पुष्पा बीच में बोल पड़ती है। अरे बहू जाओ ना, जाके खाने की तैयारी करो। ये सब बातें तो बाद में होती रहेगी। हाँ। दादी सास देखती है कि पुष्पा अपनी बहू से सारे काम करवाती है और खुद बैठी रहती है, जैसा वो पहले भी करती थी।
फिर वो कुछ सोचने लग जाती है और रात को छोटी बहू से बातें करने के बाद उसके साथ एक प्लान बनाती है। अरे पुष्पा, जरा मेरे पैर तो दबा दे। परसों यात्रा पे जाना है तो तंदुरुस्त होकर जाऊंगी ना। अरे मैं दबाऊं? रुकिए तो, मैं रेवती से कह देती हूँ, वो दबा देगी। अरे रेवती, जरा इधर तो आना। हाँ सासू माँ, क्या काम है? अरे बहू, जरा अपनी दादी जी के पैर तो दबा दे। नहीं पुष्पा, उसे उसके दूसरे काम करने दो, पैर तो तुम ही दबाओगी। माफ़ कीजिएगा सासू माँ, पर मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह से दादी जी के पैर दबाती थी। आखिर मैं भी आपके हाथों का जादू देखना चाहती हूँ। देखूंगी तभी तो सीखूंगी ना सासू माँ। पुष्पा मुंह फुला लेती है और गुस्से से अपनी सास के पैर दबाने लगती है और ये देख के बाकी सब मन ही मन हंसने लगते हैं। और फिर दादी सास अपने आखिरी प्लान की तैयारी करने लगती है। सुबह होते ही सबसे कहती है, आज मेरे कुछ 10-12 साथी यात्रियों को मैंने अपने घर खाने पर बुलाया है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। इसी बहाने सबसे जान पहचान भी हो जाएगी। अरे रेवती, जाओ जाके खाने की तैयारी शुरू करो। तुम्हारी दादी के मेहमान आ रहे हैं ना, पता नहीं कौन से मेहमान हैं। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, रुक जाओ। आज खाना तुम नहीं पुष्पा बनाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम खाना बिगाड़ दो और मेरी इज्जत खराब हो जाए। ये सुनकर पुष्पा के तोते उड़ जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं, इतने सारे लोगों का खाना मैं कैसे बना सकती हूँ? पर सासू माँ, आप तो कहती थी कि आप आधे गांव का खाना अकेले बना देती थी। अरे वाह भाई, आज सालों बाद पुष्पा के हाथों का खाना खाने मिलेगा। पता नहीं कैसा होगा। आप तो कुछ बोलिए ही मत जी। जाओ पुष्पा, तुम तैयारी शुरू करो। और हाँ, ऐसा खाना बनाना कि हम सब कह पाए कि वाह पुष्पा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। वाह पुष्पा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। वाह पुष्पा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। पुष्पा गुस्से होकर किचन में चली जाती है और बाकी लोग जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। और इस तरह पुष्पा की सास अपनी चालाकी से अपनी छोटी बहू के साथ मिलकर पुष्पा के तूफान को शांत कर देती है। प्रीति और उसकी सास दुर्गा जी प्लेन में पहले कभी चढ़े नहीं थे, इसलिए जब मौका मिला तो पहले से तैयारी करने लगे। माँ जी, इंदौर से दिल्ली जाना है, बीच में चित्रकूट भी पड़ेगा। मेरी बुआ का घर वहीं है, ऊपर से ही पाई लागू बोल दूंगी। हाँ हाँ, बीच में भोपाल भी तो आएगा। मैं अपने भाई संतोष को भी ऊपर से आशीर्वाद दे दूंगी। अरे रुक ना, संतोष को फोन लगा देती हूँ कि छत पे खड़ा हो जाए। हाँ, और नर्मदा नदी भी पड़ेगी रास्ते में ही, मैं ऊपर से ही नारियल और फूल चढ़ा दूंगी। अरे वाह बहू, मुझ पर गई है बिल्कुल। एक यात्रा में इतने सारे काम हो जाएंगे। सोच, हर जगह जाना पड़ता तो कितना खर्चा हो जाता। आनंद भी तो आएगा ना माँ जी। अरे बस ऊपर डर ना लगे। इसमें डर की क्या बात है माँ जी? ऐसा समझ लीजिए कि हवा में उड़ने वाली गाड़ी है, बस खिड़की के बाहर हाथ मत निकालना और कोई अनजान व्यक्ति कुछ दे तो खाना मत। हाँ, और जेब कतरों से भी सावधान रहूंगी। अरे लेकिन मैं तो साड़ी पहनती हूँ ना, जेब तो होती ही नहीं है। मैंने तो सुना है कि हम बादलों से भी ऊपर उड़ेंगे। अच्छा, सही है ये तो। बादल के ऊपर तो ठंड भी बहुत होगी। तूने ठंड के कपड़े तो बांध लिए ना? अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम खिड़की बंद कर लिया करेंगे। काफी डिस्कशन होने के बाद दोनों के अंदर की घबराहट टाटा बोल चुकी थी और उत्साह ने उसकी जगह ले ली थी। चिराग का कोई आइडिया नहीं था कि आने वाली फ्लाइट में क्या होने वाला है।
शुरुआती गड़बड़ से हुई, जब सही कपड़े सिलेक्ट करने में इतना समय लग गया कि सब एयरपोर्ट लेट पहुंचे। देखा माँ, इसलिए बोल रहा था, अब प्लेन छूट ना जाए तो अच्छा है। अरे बेटा, अगली गाड़ी पकड़ लेंगे ना। अरे माँ, यहाँ ऐसे काम नहीं चलता है। इंदौर से बनारस जाने वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स की बोर्डिंग अब शुरू हो चुकी है। कृपया गेट नंबर 3 की ओर प्रस्थान करें। अरे चल चल बेटा, ये वाली पकड़ लेते हैं, प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे और वहां से दिल्ली की कोई दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे। अरे माँ, अब आप बस मुझे ही फॉलो करो, ठीक है? चिराग जैसे तैसे अपनी पत्नी और माँ को प्लेन में चढ़ा देता है। प्लेन के ऊपर पहुंचने से पहले ही दोनों 7वें आसमान पर थी। तय हुआ कि दुर्गा जी विंडो सीट पर ही बैठेंगी। अरे बहू, हाउ इज द जोश? हाय माँ जी। सभी से निवेदन है कि आप अपने सीट की पेटियां बांध लें। अरे पेटी तो लाई नहीं हूं मैं, सूटकेस लाई थी। अरे नहीं माँ जी, वो सीट की पेटी बांधने को कह रही हैं। जिनकी भी सीट पे पेटी रखी होगी उनका मामला है, आप ध्यान मत दो। हाँ। अरे जैसे सीट बेल्ट होता है ना कार में, वैसे ही यहाँ पे भी लगाना होता है। चिराग दोनों की सीट की पेटियां बंधवा देता है। आय हाय, लेकिन अंदर कितना पसीना हो रहा है। रुक, मैं खिड़की खोलती हूँ, लगता है जाम हो गया है। अरे कंडक्टर बहन! चिराग फट से अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ क्या कर रही हो? ये खिड़कियां नहीं खुलती और उनको एयर होस्टेस कहते हैं। अरे वाह भाई। अरे पर मैं संतोष को आशीर्वाद कैसे दूंगी फिर? चिराग शर्म से अपना मुंह छुपा लेता है। फाइनली प्लेन उड़ने वाला होता है और एयर होस्टेस आकर इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। ए जी सुनिए ना, वो दीदी ने जो पीला जैकेट पहना है ना, वो मुझे भी चाहिए। अरे चुप हो जाओ मेरी माँ। अरे बेटा, मैं तो कुछ बोली ही नहीं। अरे आप नहीं, इसे बोल रहा था। अब दोनों ध्यान से सुनिए, ये आपातकालीन स्थिति के लिए है। कभी अगर प्लेन गिर जाए या आग लग जाए तो। क्या कभी ऐसा भी होता है? मतलब कुछ भी हो सकता है। फ्लाइट ने उड़ान भरी और मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट में टर्बुलेंस होने लगा। अरे बेटा, सब कांप क्यों रहा है? ठंड बढ़ गई है क्या? अरे माँ जी, प्लेन हिल रहा है। अरे बाप रे! माँ जी, ये ड्राइवर ना बहुत गलत चला रहा है, पक्का ठोकेगा, देखना आप। और देखिए वो वाली हॉस्टेस है ना, उसने भी लाल पहन रखा है। अब तो कुछ अशुभ ही होगा। अरे हाँ हाँ, मेरी भी ना दाई आँख फड़क रही है बहू। मेरा तो पूरा दिमाग फड़क रहा है। थोड़ी देर की बात है, आप चुप हो जाओ दोनों। पर डर के मारे दुर्गा जी खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। अरे कंडक्टर दीदी, गाड़ी रुकवा दो प्लीज। 100-200 ज्यादा ले लो, पर हमें प्लेन से नीचे उतरवा दो दीदी। अरे माँ बैठ जाओ ना, क्यों इज्जत का भाजीपाला करवा रही हो? अरे मैं पागल थी जो इसमें आई। एयर होस्टेस आकर दुर्गा जी को संभालती है और उन्हें आंखें बंद करवा के बिठा देती है। दुर्गा जी की हालत देख प्रीति भी आंख बंद कर लेती है और दोनों की बेवकूफ़ी नहीं देखने के लिए चिराग भी आंखें बंद कर लेता है। बस अब हम दिल्ली पहुंच ही गए। अब से नहीं बैठूंगी ये चील गाड़ी में। ना संतोष दिखा, ना नर्मदा नदी के दर्शन हुए। मुझे तो बुआ जी डांटेंगी। उनके पूरे परिवार को मैंने छत पे बुला लिया था, वो इंतजार करते ही रह गए होंगे। तुम और तुम्हारे परिवार वाले धन्य हैं, धन्य।